हमें डिस्कशन करना है सी सी के हिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से सी सी का डेवलपमेंट हुआ। तो हमें चलना पड़ेगा समय से पीछे। 1967 में सबसे पहले डिज़ाइन हुआ BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे डिज़ाइन किया था मार्टिन रिचर्ड्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। उसके 2 साल बाद उस लैंग्वेज को इम्प्रूव किया केन थॉमसन ने। जैसे हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, वैसे ही एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आप में से किसी दोस्त के पास मैकबुक हो, एप्पल मैकबुक, तो मैकबुक में यूनिक्स यूज़ होता है दोस्तों, BSD यूनिक्स। तो वो चाहते थे कि वो यूनिक्स की प्रोग्रामिंग कर पाए। PDP-7 कंप्यूटर के लिए, PDP का फुल फॉर्म है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। तो जैसे आजकल डेल के लैपटॉप आते हैं, जैसे HP के लैपटॉप्स आते हैं, उस समय मेन फ्रेम सिस्टम्स आया करते थे। तो मेन फ्रेम सिस्टम किसका था? PDP कंपनी का। उसके लिए वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते थे। अब कोई चीज़ पहले से भी बनी हुई होती है दोस्तों, जैसे बैटरीज की बात करें तो हम स्कूल में 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सेल के बारे में। निकल सेल हम पढ़ते थे, निकल कैडमियम सेल स्कूल लाइफ में, जबकि आज तरक्की करते 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 हम लिथियम सेल तक पहुंच गए। तो पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग की गई थी असेंबली लेवल लैंग्वेज में, लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स वो PDP-7 पे तो चल जाएगा, लेकिन वही अगर हम किसी दूसरे कंपनी के मशीन में चलाना चाहते तो चलेगी नहीं। तो वो चाहते थे कि हम कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट करें कि बाकी मशीन्स पे भी चल जाए। तो केन थॉमसन ने बनाई B लैंग्वेज। B लैंग्वेज को इम्प्रूव किया 1972 में डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने तो यहाँ पे हम बात करते हैं 1972 की, कि 1972 में डेनिस रिची ने बेल लैब्स में डिज़ाइन किया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए C लैंग्वेज को। तो C लैंग्वेज का मेन इन्वेंशन किसके लिए किया गया? फॉर द डिज़ाइन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे जैसे एंड्रॉयड के वर्जन्स होते हैं दोस्तों, जैसे अभी एंड्रॉयड 12 लेटेस्ट चल रहा है, अभी 13 भी आने वाला है, वैसे हमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि C का लेटेस्ट रिलीज़ क्या है। तो C का लेटेस्ट रिलीज़ क्या है? C17, जो रिलीज़ हुआ था जून 2018 में। अब बात करते हैं 13 साल आगे यानी 1985 की। बिजनेस स्टार्टअप ने बेल लैबोरेटरी में वर्क करते हुए C को एनहांस किया और नाम दिया न्यू C या फिर C विथ क्लासेस। लेकिन उनका एक दोस्त था रिक, उसने कहा तुम इतना बड़ा नाम मत दो, क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स से कहेंगे हम न्यू C सीखने जा रहे हैं या C विथ क्लासेस सीखना चाहें तो इतना मतलब नहीं निकलेगा, जबकि बेहतर ऑप्शन क्या है? C++। तो पेरेंट्स भी समझ जाते कि इसमें C तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा होगा। अब क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा होगा तो उसका नाम बेहतर क्या रहा? C++। तो जितने भी C में फीचर्स हैं वो C++ के भी फीचर्स हैं, लेकिन C++ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं जिससे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमारे इस बैच में मैं आपको C भी सिखाऊंगा और साथ साथ C++ प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा। अब हमसे कैंपस में पूछा जाएगा कि C++ का लेटेस्ट रिलीज़ क्या है। तो C++ का लेटेस्ट रिलीज़ क्या है? C++20, जो रिलीज़ हुआ था 15 दिसंबर 2020। अब कुछ दिन पहले मेरे दोस्तों को होमवर्क दिया था कि भाई आप C के कीवर्ड्स ढूंढ के आइएगा। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वेबसाइट खोली। हो सकता है कि कोई बहुत ही पुरानी वेबसाइट हो, तो हो सकता है उसमें आपको कुछ कम कीवर्ड्स दिखे, लेकिन जब हम लेटेस्ट वर्जन की वेबसाइट ओपन करेंगे तो डेफिनेटली जो नए कीवर्ड्स ऐड हुए हैं वो भी हमें शो हो जाएंगे। अब ये कीवर्ड्स का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि इंग्लिश डिक्शनरी की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इंग्लिश डिक्शनरी में हर साल कुछ नए वर्ड ऐड होते हैं। जैसे प्रसाद, हम जब हिंदू धर्म में जब कुछ प्रेयर कंप्लीट करते तो प्रसाद बांटते हैं। अब प्रसाद नाम का वर्ड पहले इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं था, लेकिन अब अगर हम देखेंगे इंग्लिश डिक्शनरी में तो प्रसाद भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो कंक्लूजन निकला कि जैसे से इंग्लिश लैंग्वेज में हर बार एक नया कीवर्ड ऐड होता है, वैसे ही हमारे लैंग्वेज में भी कुछ नए कीवर्ड्स ऐड होते हैं। अब
मुझसे स्टूडेंट पूछे सर आज के इस युग में हम सी प्रोसेस क्यों सीखें, तो जावा, सी शार्प, पाइथन, ऑब्जेक्टिव सी, जितनी भी आज की आधुनिक लैंग्वेजेस है वो किस पे बेस्ड है, सी प्रोसेस पे। गलती से क्या होता है कि कभी कभी कोई स्टूडेंट जिद पे अड़ जाता है कि सर मुझे डायरेक्टली जावा सीखना है, उससे बस 2 या 3 क्लासेस समझ में आती हैं, उसके बाद उसे समझ में आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे टीचर कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो वो ये मान के चलेगा कि आपको बेसिक्स पता है, क्योंकि जावा के बैच में अगर किसी को बेसिक्स ना पता हो तो जावा कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे। तो कंक्लूजन निकला कि ये फाउंडेशन कोर्स है दोस्तों। जैसे घर बनवाते हैं, हमें बाहर कभी नींव नहीं दिखती, नींव अंदर होती है, लेकिन घर के लिए नींव जरूरी है, क्योंकि नींव मजबूत होगी तो घर मजबूत होगा। वैसे ही आईटी इंडस्ट्री की नींव क्या है, सी सी प्लस प्लस। अगर मैंने आपको अच्छी तरह से सी प्लस सिखा दिया तो भविष्य में आपको कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब हम चलते हैं हमारे आज के अगले कंसेप्ट पे दोस्तों, कि प्रोग्राम क्या चीज़ है। जैसे से मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, मैंने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि अच्छे प्रोग्रामर बनने की 4 चीज़ें पहचान है, तो आपका माइंड प्रोग्राम हो गया। वैसे मशीन को भी प्रोग्राम करना चाहते हैं जिससे कि मशीन हमारे लिए काम करे, तो हमें मशीन को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन भी सीक्वेंस में। हम ह्यूमन बींग्स बहुत होशियार होते हैं, लेकिन मशीन होशियार नहीं होती है। मशीन में हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमने गलती से सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया तो उस केस में प्रोग्राम काम नहीं करेगा सही तरह से। जैसे हमने सभी ने 12th क्लास में पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में, तो हमें यूजर से पूछना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, हमें पूछना पड़ेगा टाइम। अब हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा गया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी निकल गई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिकम्स एक्सीलरेशन, तो हम एक्सीलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, और अंत में हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को प्रिंट कर सकते हैं। अब इसी को लॉजिक कहा जाता है दोस्तों। अब एक बार हमें लॉजिक समझ में आ गया तो यही प्रोग्राम में सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, सी शार्प, एप्पल स्विफ्ट किसी में भी बना सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसकी प्रोग्रामिंग में किस में करूं, तो आप दोस्तों से बात करने के लिए मैं हिंदी का यूज़ करता हूं या इंग्लिश का। वैसे कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तो सी प्लस प्लस, जावा, ये सभी के कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम 010101 में बात करते हैं। तो काश मैं आपको जो पढ़ाऊँ तो सब कुछ 01 के फॉर्म में पढ़ाऊँ, तो डेफिनेटली हमारे लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0101 से क्या मतलब निकल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो हमारी समझ से बाहर हो। नेक्स्ट होती है दोस्तों असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यूज़ होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज में 0101 यूज़ करते हैं। लेकिन जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है दोस्तों, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, उसमें हम यूज़ करते हैं असेंबली कोड का। जैसे एडिशन करना हो तो ऐड, सब्ट्रैक्शन करना हो तो सब, डिवीजन करना हो तो डिव। लेकिन इसके साथ भी परेशानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हमें टीचर जब तक मतलब नहीं बताएगी तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। जैसे CNZ का मतलब है कंपेयर इफ नॉट जीरो। जैसे मैं देखता हूँ कि कभी कभी मुझे स्टूडेंट व्हाट्सएप करते तो शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीज़ लिखते हैं, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ यार शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है। तो हर व्यक्ति को शॉर्ट फॉर्म का मतलब पता हो, नॉट कंपल्सरी। इस कारण से असेंबली लेवल लैंग्वेज भी ठीक नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे जो बैठे हैं दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज सीखने के लिए बैठे हुए हैं। यूजेस इंग्लिश टाइप कोड।
यही कारण है कि आजकल हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट हैं वो भी प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं। तो कंक्लूजन निकला कि प्रोग्रामिंग तीन तरह से हो सकती है, तो डायरेक्टली 0-1 में, या निमोनिक्स के फॉर्म में, या हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में। अब हम दोस्तों के मन में एक सवाल आएगा, हाउ इंग्लिश लाइक कोड आर कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। तो दोस्तों हमें तो इंग्लिश लाइक कोड लिखा, लेकिन मशीन इंग्लिश नहीं समझती। मशीन क्या समझती? 0-1-0-1-0-1। तो सवाल आता है कि ऐसा क्या किया जाए कि सिस्टम उस भाषा को समझ पाए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? पहला सॉल्यूशन है यूज कंपाइलर। अब कंपाइलर किस किस में यूज होता है? C++, C# में, या जावा में। सेकेंड ऑप्शन है यूज इंटरप्रेटर, जो यूज होता है पाइथन में, या अगर आपने कभी जावास्क्रिप्ट का नाम सुना हो तो जावास्क्रिप्ट भी यूज करती है इंटरप्रेटर का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फेज क्या है? जावा यूजेस बोथ कंपाइलर फेज 1 एंड इंटरप्रेटर फेज 2। तो अगर आप भविष्य में जब आप जावा सीखने आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जावा में किस तरह से दोनों का यूज़ होता है। तो क्यों ना मैं दोस्तों को एक फिगर दिखाऊं कि हम जो इंग्लिश लाइक कोड लिखेंगे वो कैसे 0-1 में कन्वर्ट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने फिगर बनाया कि असेंबली लेवल लैंग्वेज कैसे काम करती है। जैसे हमने अभी बात की थी असेंबली लेवल लैंग्वेज की। मैं डेवलपर हूँ, मैं लिखूँगा असेंबली लेवल कोड जो कि मैं भेजूँगा असेंबलर के पास। असेंबलर एक तरह का ट्रांसलेटर है जो कि बनाएगा 0-1 कोड। यानी आज भी हमारा मशीन क्या समझता है? 0-1-0-1-0-1-0-1, और फिर वो कंप्यूटर पे रन होगा। अब हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, जैसे कि आज हम सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बैठे हैं। हम जो लिखते हैं उसमें हम कहते हैं सोर्स कोड। अब यहाँ पे पहचान क्या है? .c या .cpp। हम दोस्तों के मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा होती है .mp4, दूसरे नंबर पे थे .jpg। तो सबको पता है कि mp4 यानी वीडियो होगा, jpg या png तो इमेज होगी। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में अगर .c दिख जाए तो मीन्स वो सी प्रोग्राम है, और .cpp दिख जाए यानी वो कैसा प्रोग्राम है? C++ प्रोग्राम। हमेशा जब भी मैं किसी दोस्त को प्रोग्राम को सेव करने के लिए कहता हूँ तो हमेशा किस नाम से सेव करो? .cpp, क्योंकि .cpp में दोनों के फीचर वर्क करेंगे। अब कंपाइलर भी ट्रांसलेटर होता है दोस्तों, और हमें डाउनलोड करना पड़ेगा नेट से। आज हम सीखेंगे कैसे डाउनलोड करना है। अब ये बनाएगा क्या? मशीन कोड, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर आज भी क्या समझता है? 0-1-0-1-0-1-0-1। अब बन जाती है exe फाइल। जिन दोस्तों ने कम से कम 1 से 2 साल पहले लैपटॉप ले लिया होगा उन्होंने कभी ना कभी exe फाइल जरूर देखी होगी। सबसे कॉमन आपने देखी होगी MS ऑफिस की exe फाइल, जिसका लिखा नाम होता है setup.exe। तो exe मीन्स एग्जीक्यूटेबल कोड, यानी अगर हम उस पर डबल क्लिक करें तो कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो जब भी हम किसी CPP फाइल को कंपाइल करेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा? exe फाइल। अब देखिए इंटरप्रेटर की खराबी क्या है। देखिए दोनों फिगर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 है। क्यों? पहले मैं लिखूंगा पाइथन का सोर्स कोड, ये मैं भेजूंगा इंटरप्रेटर के पास, बनाएगा ये भी 0-1, बना तो ये भी 0-1 रहा था, लेकिन यहाँ पे मशीन कोड फाइल बन रही थी। यहाँ पे मशीन कोड फाइल नहीं बन रही, डायरेक्टली कंप्यूटर में डेटा जा रहा है। नुकसान क्या हुआ कि पाइथन का प्रोग्राम जब मैं 10 बार चलाता हूँ दोस्तों तो 10 बार मुझे इंटरप्रेटर चाहिए होता है, लेकिन थैंक्स टू कंपाइलर बस मैं एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, फिर मशीन कोड बन जाता है। तो फिर हर बार मैं कैसे रन करता हूँ? मशीन कोड। अब पाइथन के एक्सपर्ट्स ने क्या किया? पाइथन के एक्सपर्ट्स ने सी की हेल्प ली। यानी पाइथन में हम क्या कर सकते हैं? पाइथन के इंटरप्रेटर को कह सकते हैं कि आप हमारे कोड सी को भेज दो, तो सी की क्या बना देगा? कंपाइल्ड कोड।
तो टेक्निकली पाइथन आज भी क्या यूज़ करता है, इंटरप्रेटर। जबकि बेटर ऑप्शन हमेशा क्या रहता है, कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर की विशेषता क्या है, वो एक EXE फाइल बना देता है जिससे कि भविष्य में आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को रन कर पाएँ। तो अब हमें सवाल आता है दोस्तों, हाउ टू इंस्टॉल C++ कंपाइलर एंड एन ID। ID का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, a tool, ID is a tool that provides facility to write, save, compile and run the program without writing any commands for compilation। दोस्तों पुराने ज़माने में क्या होता था, हमें कंपाइलेशन करनी पड़ती थी, लेकिन थैंक्स टू ID, अब इसे नॉन टेक्निकली मुझसे पूछा गया ID क्या होता है, तो दोस्तों मैं एक कारपेंटर हूँ और मुझे दीवार में एक ही कील लगानी है, तो सिंपली मैं हथौड़ी से काम चला सकता हूँ। लेकिन जब मैं फर्नीचर बनाता हूँ दोस्तों, तो एक हथौड़ी से काम नहीं चलेगा, साथ में अगर ड्रिल मशीन और कटर मशीन तो मेरा काम आसान हो जाता है। वैसे ही अगर मुझे छोटा सा एक प्रोग्राम लिखना है जीवन में एक बार, तो मैं कमांड भी लिख सकता हूँ। लेकिन IT इंडस्ट्री में जब हम काम करेंगे तो बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, तो जैसे से कारपेंटर के पास टूल होते हैं, जैसे से डॉक्टर के पास टूल्स होते हैं, वैसे हमारे पास भी टूल्स होने चाहिए जिससे काम आसान हो जाए। तो ID टूल होता है दोस्तों, तो हम टेक्निकली काम किस में करेंगे, ID में। अब ऑप्शन 2 है दोस्तों। ऑप्शन 1 क्या है, यूज़ टर्बो C ID। दोस्तों हम चाहें तो टर्बो C यूज़ कर सकते हैं। आज भी हमारे कई कॉलेजेस हैं जिसमें टर्बो C यूज़ होता है, लेकिन टर्बो C आउटडेटेड हो चुका है, ऑप्शन आउटडेटेड। 1996 में टर्बो C को कोई चेंज नहीं किया गया और टर्बो C का यूज़ करता है NSI C, जो कि ओल्ड स्टैंडर्ड है। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों, यूज़ आइदर कोड ब्लॉक्स, VS कोड है ना, विजुअल स्टूडियो कोड, और कोड लाइट। ऑल सपोर्ट्स मॉडर्न ISO C++ एंड GNU C++। तो जितने भी आजकल ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होते हैं दोस्तों, वो NSI C का नहीं, बल्कि किसका यूज़ करते हैं, ISO C++ का और GNU C++ का। अब ID कोई भी यूज़ करें, जैसे ड्रिल मशीन की मैं बात कर रहा था, तो मार्केट में जब मैं ड्रिल मशीन खरीदने जाता हूँ दोस्तों, तो बहुत सारी कंपनीज के अवेलेबल है, लेकिन ड्रिल मशीन का बेसिक पर्पस क्या है, टू ड्रिल एंड होल। वैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहे कोड ब्लॉक्स यूज़ करो, चाहे VS कोड यूज़ करो, चाहे कोड लाइन यूज़ करो, आपकी पर्सनल चॉइस है, C प्रोग्राम हमेशा सेम रहेगा। पर्सनली जब मैं यहाँ पे अपने दोस्तों को प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ, तो मेरा प्रेफरेंस क्या होता है, माय प्रेफरेंस होता है कोड ब्लॉक्स। इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना है, वर्क्स इन विंडोज़, लाइनक्स एंड मैक OS। तो अगर आप उस विंडोज से तो भी काम चल जाएगा, अगर मैक OS से तो भी काम चल जाएगा। अब समझते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करें। इंस्टॉलिंग कोड ब्लॉक्स, क्योंकि प्रोग्रामिंग करने के लिए भी कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करना होगा, तो सिंपली जाएंगे हम www.codeblocks.org पे, जिसमें हमें एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में बाइनरीज में विंडोज़, और विंडोज़ में भी दोस्तों 20.03
ये वर्जन है 20 मीन्स ये 2023 मीन्स मार्च फॉर 64 बिट मशीन्स। आजकल हमारे जितने भी दोस्तों ने नए लैपटॉप लिए हैं उनका 64 बिट होगा, चाहे वो i3 हो, चाहे i5 हो, चाहे i7 हो। लेकिन जिन दोस्तों के लैपटॉप बहुत पुराने ड्यूल कोर वगैरह है वो आज भी 32 बिट है। तो 32 बिट के लिए आपको ओल्ड वर्जन लेना होगा। फॉर 32 बिट कंप्यूटर यूज 17.12 जो कि आपको सोर्स फोर्ज पे मिलेगा। सोर्स फोर्ज एक वेबसाइट है दोस्तों। अब सब रहा था कि कैसे चेक करें कि सिस्टम हमारा 64 बिट है या 32 बिट। तो हम आ गए दिस पीसी में, ये लिखा है दोस्तों दिस पीसी। हालांकि यहाँ पे स्लाइड वन दिख रहा है लेकिन टेक्निकली दिस इज दिस पीसी। इसे राइट क्लिक करना है और सेव प्रॉपर्टीज। तो सिस्टम हमें बताएगा कि हमारा सिस्टम कैसा है, 64 बिट या 32 बिट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम कैसा है 64 बिट, क्योंकि मैं किस पे वर्क कर रहा हूँ i5 पे। तो क्योंकि मैं i5 सिस्टम यूज़ करता हूँ तो मेरा सिस्टम 64 बिट है, तो आई कैन गो फॉर 20.03। लेकिन मेरे कई दोस्तों के घर में ड्यूअल कोर मशीन है, काफ़ी पुरानी लैपटॉप्स हैं, तो वो क्या यूज़ करेंगे 32 बिट। अच्छा, इसमें भी लेना कौन सा है, आपको लेना है दोस्तों कोड बॉक्स 20.03 MingW सेटअप। .exe। अब सवाल है कि मैं ये ऑप्शन क्यों ले रहा हूँ दोस्तों। इसकी खासियत है कि इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें आईडी भी है प्लस MingW कंपाइलर है। तो ये वाइवा क्वेश्चन है, टीचर मुझसे फर्स्ट ईयर के वाइवा में पूछेंगे भाई भूपेन तुम कोड बॉक्स यूज़ करते हो तो कोड बॉक्स क्या है। तो मैम से मैं कहूँगा मैम कोड बॉक्स क्या है। कोड बॉक्स एक IDE है, IDE में से एक टूल है, और उस टूल में कंपाइलर कौन सा यूज़ होता है, MingGW। चलिए क्यों ना मैं आप लोगों को करके दिखाऊं दोस्तों। तो जल्दी से हम चलते हैं ब्राउज़र में, जो भी ब्राउज़र आपको पसंद हो दोस्तों। अब हम जानते हैं कि हमें सिंपली लिखना है codeblocks.org। अब मुझसे पूछा भाई भूपेंद्र को क्या करना है, मैंने कहा भाई मुझे तो डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड में भी मुझे क्या चाहिए, बाइनरी रिलीज। तो उस पर क्लिक किया मैंने। अब पूछे देखो विंडोज़ के लिए चाहिए, लाइनक्स के लिए चाहिए कि मैक के लिए। मैंने कहा भाई मुझे तो विंडोज़ पसंद है। अब बोल रहा है भाई भूपेंद्र के पास कई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लिखा है केवल 20.03 सेटअप, यानी इसमें केवल IDs में कंपाइलर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे जो है पहले से कंपाइलर कहीं और से डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन दोस्तों ने पहले से कंपाइलर डाउनलोड किया उनको केवल क्या चाहिए, ID। जब हम कंपनी में काम करेंगे तो हमें एडमिन की परमिशन नहीं मिलेगी। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट जो अभी US में जॉब करते हैं तो कंपनी उनको लॉक्ड सिस्टम देती है। लॉक्ड सिस्टम मीन्स बस वो उतना ही काम कर पाते हैं जितना कंपनी उनको परमिट करती है। तो उनके में ये वाला सेटअप वर्क नहीं करेगा। उनके में कौन सा सेटअप वर्क करेगा, सेकेंड ऑप्शन। कुछ लोग EXE फाइल पसंद नहीं करते हैं, खासकर जिनके मशीन में एंटीवायरस होता है, तो वो जिप फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें तो दोनों चीज़ें चाहिए। हमें तो ID भी चाहिए और सेटअप भी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन, 1 2 3 4 फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे लिखा है भाई आपके पास अगर पुराना मशीन हो तो पुराने मशीन के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये रहा, ये रहा ओल्डर वर्जन। तो मेरे जिन दोस्तों पुराने मशीन से हैं तो वो इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे वो इस पर क्लिक करेंगे तो 1712 उनको मिल जाएगा। बाकी जिन दोस्तों नए लैपटॉप हैं उनको ये ऑप्शन क्लिक करना है, फोर्थ ऑप्शन। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा दोस्तों मेरे सिस्टम में, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स लगा हुआ तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। 145 MB का सॉफ्टवेयर है। मैं इसे पॉज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। अब सवाल आता है कि डाउनलोड होने पर इसे इंस्टॉल कैसे करें। तो कहीं ना कहीं इसकी सेटअप तो होगी दोस्तों। हम इसके सेटअप फाइल में चले जाते हैं।
जो हमारे दोस्त ऑफलाइन आते हैं और घर में यूज़ नहीं करते हो कंप्यूटर का, तो वो चाहे तो मुझसे भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल, तो मुझे इस ऑप्शन पे लेना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके मुझे लेना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और कहना है यस। वेलकम स्क्रीन आ गई, हमने कहा नेक्स्ट। अब आप चाहें तो इस लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है दोस्तों? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। दोस्तों लैपटॉप इतना महंगा नहीं होता जितने सॉफ्टवेयर आते हैं। आप जानते हैं कि आजकल जो मूवीज़ में VFX होता है ना दोस्तों, इफेक्ट्स, उसके सॉफ्टवेयर लाखों में आते हैं। लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है कि हम जो स्टूडेंट है वो फ्री में सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाए। तो क्या लिखा है? एवरीवन इज परमिटेड टू कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट द कॉपी बट चेंजेस आर नॉट अलाउड। मतलब जो सॉफ्टवेयर ने बनाया उसमें आपको चेंजेस नहीं करने, जैसा उन्होंने बनाया वैसा का वैसा फ्री में किसी और को दे सकते हैं आप। फिर एग्री। पूछा कि क्या क्या इंस्टॉल करना, तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ सिलेक्टेड है। अच्छा गलती से मान लो कि किसने इसको सिलेक्ट कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या इंस्टॉल नहीं हो पाएगा दोस्तों? कंपाइलर। जबकि आज हमें टीचर ने समझाया कि कोई भी प्रोग्राम चलता कब है, जब उस प्रोग्राम में हो क्या, कंपाइलर। तो अगर मेरे दोस्त कंपाइलर सेलेक्ट करना भूल गए तो उस केस में तो काम मुश्किल हो जाएगा। सो टेक्निकली हमें ये ऑप्शन तो चाहिए ही चाहिए। और फिर नेक्स्ट पूछा है कि भाई भूपेंद्र को कहाँ इंस्टॉल करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ इंस्टॉल हो जाएगा? सीक्वेंस प्रोग्राम फाइल्स कोड बॉक्स में। चेंज करने की जरूरत है, सिंपली इंस्टॉल। हालांकि मैं फिर से इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, लेकिन जो नए दोस्त हैं वो इसे फॉलो कर सकते हैं। अब किसी दोस्त ने मुझे कहा सर मुझे तो टर्बो सी भी चाहिए। तो सर टर्बो सी हालांकि पुराना वर्जन है, लेकिन हाँ तो भी आप उसे नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वर्जन कौन सा मेरे सिस्टम में, 3.7.99। हालांकि कुछ फालतू पेजेस ओपन हो सकते हैं, तो मैं उसे ज़्यादा क्लिक नहीं करूँगा ना दोस्तों। टर्बो सी 3.7.99। मैं देख रहा हूँ कि कोई सेफ वेबसाइट हो जिसमें कुछ फालतू पेजेस ना ओपन हो जाए। आपको एक आइडिया लग गया, हाँ भाई ऐसे कुछ सर्च करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। मैं किसी लिंक को ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डर है कि कोई फालतू पेज ना ओपन हो जाए, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ ऐसा ओपन कर सकते हैं। कारण क्या कि कोडबॉक्स की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। अब जैसा कि टीचर ने बताया था कि भाई हमारा जो टर्बो सी वो कब बंद हो चुका है, 1996 में। अब कई डेवलपर्स जिनको सॉफ्टवेयर रखा तो उन्होंने अपना पेज बना के उस पर अपलोड किया हुआ है। अब कौन सा ऑथेंटिक है कौन सा फेक है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा दोस्तों। तो अभी मुझे कोई भी सेफ नहीं दिखा, इससे मैंने क्लिक नहीं किया। अच्छा अब सवाल आता है कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाए। तो कोड बॉक्स में काम करना बड़ा आसान है। तो आज का हमारा पहला प्रोग्राम भी कवर हो जाएगा और वर्किंग विद कोड बॉक्स भी आ जाएगा। वर्किंग विद कोड बॉक्स एंड सिंपल सी प्रोग्राम। तो कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले ओपन कोड बॉक्स। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना इंस्टॉल करते तो डेस्कटॉप पे आइकन बन जाता है। तो मैंने अपने सिस्टम से सब आइकन हटा के रखे हुए हैं। हालांकि आपके सिस्टम में आपको आइकन्स दिखेंगे, क्योंकि मेरे में आइकन्स नहीं दिखते तो मैं यहाँ पे टाइप करना पसंद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सब लोग कोड बॉक्स को ओपन कर लेंगे। अच्छा फिर क्या करना है हमें? अच्छा ये सब स्टेप्स एक ही बार सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार आपको ये स्टेप में सिखा दूँ तो हमेशा आपको आसानी होगी। तो न्यू और फिर यहाँ से लेंगे empty फाइल। हमेशा 2 स्टेप करने हैं। अच्छा तीसरी स्टेप में क्या करोगे? सेव करोगे दोस्तों। तो फाइल सेव एज, जहाँ भी सेव करना चाहो
तो मैं डी ड्राइव पसंद करता हूँ। डी ड्राइव जो भी प्रोग्राम का नाम देना चाहो, तो पहले प्रोग्राम का हम नाम देंगे हेलो वर्ल्ड .cpp। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सी हो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड क्या करूँगा .cpp। अब ये हेलो वर्ल्ड का मतलब क्या है? चाहे हम पाइथन सीखें चाहे जावा सीखें, हम कैसे वेरीफाई करें कि यार हमने जो स्टेप की इंस्टॉलेशन की वो सही है या नहीं? तो हेलो वर्ल्ड एक छोटा सा प्रोग्राम है जिससे हम रन करेंगे और एक मैसेज आएगा हेलो वर्ल्ड, जिससे हमें एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई सब कुछ ऑल इज़ वेल है। तो सब कुछ ऑल इज़ वेल है ये बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं? हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो चलिए इस स्टेप को परफॉर्म करते हैं। कुछ विंडोज हमारे काम के लिए उनको बंद कर दिया जाए। ये विंडो हमारे किसी काम के नहीं, इसको बंद कर देते हैं। ये विंडो भी काम की नहीं है। तो बस हमें जाना है दोस्तों कहाँ? फाइल मेनू में और एम्प्टी फाइल, फाइल द न्यू एम्प्टी फाइल। अब जैसे कि टीचर ने कहा कि यहाँ पे फाइल में कि न्यू और एम्प्टी फाइल लेना है, तो हमने एम्प्टी फाइल ले लिया। अब इसे सेव कर लिया जाए। अब जहाँ चाहो वहाँ सेव कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मेरे लैपटॉप में दोस्तों बहुत सारी ड्राइव्स हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में 2 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। अब क्योंकि 2 हार्ड डिस्क है तो स्पेस भी बहुत सारा है, लेकिन मैं डी ड्राइव में सेव करना पसंद करता हूँ, तो डी ड्राइव सेलेक्ट कर लिया। अब नाम दे दो इस फाइल का कुछ, तो मैंने इसका नाम दे दिया हेलो वर्ल्ड। लास्ट में मैं डेट डालना नहीं भूलता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड कब का दोस्तों? 2 अगस्त 2020.cpp। इससे कि मुझे प्रोग्राम ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। अब बस हमें यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करना है, तो पहले मैं प्रोग्राम टाइप करूँगा, फिर सिस्टमली समझूंगा कि किस टाइम का मतलब क्या था। तो हमने कहा हैश इंक्लूड std.h, जिसका हम अभी मतलब समझेंगे। फिर मेन फंक्शन, और फिर मेन फंक्शन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे printf हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो रिटर्न 0 लिख सकते हैं, नॉट कंपल्सरी, आप लिख सकते हैं। अब इसे एक बार फिर से फ्लॉपी पे क्लिक करते हैं, जैसे कि प्रोग्राम सेव हो जाए। अब जैसे कि आज हमें टीचर ने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें कंपाइल करना पड़ता है ना, थैंक्स टू द आईडी हमें कोई कंपाइल करने का कमांड नहीं लिखना है, बस सीधे इस मेनू में जाके इस शॉर्टकट को प्रेस करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट F9 से भी कंपाइल कर सकते थे। यहाँ पे एक लॉग विंडो होती है दोस्तों, जो बताती है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। और जैसा कि आज टीचर ने बताया था कि कंपाइलर की विशेषता क्या है, exe फाइल। कभी कभी ये विंडो हमसे गलती से बंद हो जाती है, तो व्यू मेनू में जाके लॉग विंडो को वापस ला सकते हैं। अब बस इसे रन करना है, तो बिल्ड में जाके रन ऑप्शन, और दोस्तों हमें क्या मिल गया? हेलो वर्ल्ड। और लास्ट में मिल रहा है रिटर्न 0 हो गया यहाँ पे ना, तो ये प्रोग्राम रन हो गया। तो ऐसे टीचर ने दोस्तों को समझाया कि स्टेप 4 में भी क्या करना है, टाइप कोड एज बिलो। अच्छा, कोड ये केस सेंसिटिव होता है। कभी कभी हमारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जैसा मन में वैसा लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सी प्रोग्रामिंग इज ऑलवेज केस सेंसिटिव। जैसे M_PI के सभी अक्षर कैपिटल हैं, तो हमें कैपिटल में लिखने पड़ेंगे। गलती से स्मॉल में देती तो वर्क नहीं करेगा। अच्छा, फिर टीचर ने स्टेप 5 में क्या किया? टीचर गए बिल्ड मेनू में और कहा कंपाइल। अब कंपाइल की खासियत क्या थी? जब सक्सेस होगा तो बन जाएगा हेलो वर्ल्ड .exe। तो ये हमारा वाइवा का क्वेश्चन है। अच्छा, फिर दोस्तों टीचर ने क्या किया? स्टेप 6 में बिल्ड मेनू में गए और सिंपली क्या कहा, और हमें आउटपुट में क्या मिल गया? हमें आउटपुट में मिल गया हेलो वर्ल्ड, और फिर लिखा था प्रोसेस रिटर्न 0। प्रोसेस की स्पेलिंग ठीक नहीं है। अब यहाँ पे 0 का मतलब था दोस्तों सक्सेस, कि आपका प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है।
अब टीचर ने भी पहला प्रोग्राम तो सिखा दिया लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो अब हमारा अगला कंसेप्ट क्या है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट सी प्रोग्राम। जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं दोस्तों तो यहीं से इंटरव्यू की शुरुआत होती है। जैसे ही कोई स्टूडेंट कहता है मुझे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है, तो एक्सपर्ट बहुत डेप्थ में सवाल ही पूछता, बहुत ही बेसिक सवाल पूछता है। क्योंकि कोई कहता है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ प्रोग्रामिंग में, तो उसे बेसिक आना चाहिए। अब कई स्टूडेंट बेसिक्स में फेल हो जाते हैं, लेकिन जब हम बेसिक का सही आंसर देते हैं तो ही जाके वो डेप्थ में सवाल पूछते हैं। ये चेक करने के लिए कि आप कितनी गहराई तक तैर सकते हो। तो हम सभी बच्चों को पहले प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन आना ही चाहिए। तो शुरुआत करें दोस्तों एक्सप्लेनेशन की। मैंने अपने दोस्तों के लिए स्पेशली एक स्लाइड बना के रखी है जिसमें बेहतर समझा पाऊंगा मैं दोस्तों को। तो वो स्लाइड में ओपन कर लेता हूँ दोस्तों के लिए। जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये है वो स्लाइड। हालांकि मैं टाइप भी कर सकता था, लेकिन टाइप करने में समय बचेगा, लगेगा, इसलिए मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ। जब भी मैं कोई सी प्रोग्राम बनाऊंगा दोस्तों तो पहली लाइन में हम देखेंगे हैश, जिसका मतलब है प्री प्रोसेसर, यानी बिफोर कंपाइलेशन। तो जो ऑपरेशन भी कंपाइलेशन से पहले करना हो वो प्री प्रोसेसर। तो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कोई नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल दो। तो मम्मी जी किचन में चाय बनाती हैं, लेकिन चाय बनाने से पहले उसमें चाय पत्ती, अदरक और शक्कर डाला नहीं भूलती है मम्मी, क्योंकि जब तक उसमें चाय पत्ती और शक्कर नहीं होगी तब तक वो चाय नहीं कहलाएगी। तो जो काम हमें चाय बनाने से पहले किया दैट इज प्री प्रोसेसिंग। वैसे ही जो काम हम कंपाइल करने से पहले करना चाहें दोस्तों से हम क्या कहेंगे, प्री प्रोसेसिंग। अगर मैं वापस इस फिगर को ओपन करूं तो मैंने कभी फिगर अपने दोस्तों को दिखाया था कंपाइलर का, ये वाला फिगर है ना दोस्तों। अब देखिए प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे यूज होता है हैश का। हैश इंक्लूड, जैसे हमने लिखा था stdio.h, तो मैं कंपाइलर से रिक्वेस्ट करूँ कि कंपाइलर मेरा प्रोग्राम तो केवल 5 लाइन का है, लेकिन मेरे प्रोग्राम में मैं वो फीचर यूज़ कर रहा हूँ जो फीचर किस में बनाए गए हैं, stdio.h में। तो जो काम हमें कंपाइलेशन शुरू से पहले करना हो दोस्तों, उसके आगे क्या लग जाएगा, हैश। अच्छा फिर लिखा है दोस्तों क्या, मेन लिखा है एक्ट एज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट। हम जानते हैं कि हर प्रोग्राम को रन करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। गलती से मैं मेन प्रोग्राम बनाना भूल जाऊँ दोस्तों, मैं अब यहाँ पे करके दिखाऊँ तो शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं मेन की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। अब इसे कंपाइल करते हैं। सिस्टम मुझसे नाराज़ हो गया। सिस्टम ने कहा है भूपेंद्र तेरे को सी प्रोग्रामिंग में कम से कम एक फंक्शन तो बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, मेन। प्रोग्राम को रन करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से एंट्री लेता है, मेन फंक्शन से। तो जब तक हमारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं होगा दोस्तों, प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा। जैसे कई ऑफलाइन दोस्त मेरे क्लासरूम में एंट्री करना चाहते हैं, तो मेन डोर ओपन होना चाहिए। अगर मेन डोर क्लोज हो तो दे कैन नॉट मेक एंट्री। तो वैसे प्रोग्राम में एंट्री कहाँ से होती है, मेन फंक्शन से। अच्छा फिर लिखा है दोस्तों इंटीजर। अच्छा कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस को कहते हैं ब्लॉक। जैसे इंग्लिश में एक पैराग्राफ होता है दोस्तों, वैसे ही प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ब्लॉक होता है। हमें बताना पड़ता है कि मेन फंक्शन कहाँ पे शुरू है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो हमने कंप्यूटर पे को क्या बताया, हमने कंप्यूटर पे से कंप्यूटर पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लिखा है वो किसका हिस्सा है, मेन फंक्शन का। अब जैसे से आप लोग मेरी प्रोग्रामिंग आगे सीखते जाओगे तो हम कई फंक्शन सीखेंगे। जैसे एक फंक्शन सीखेंगे एडिशन, ऐसे में फंक्शन सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो मैम से मैं कहूँगा मैम हमारे प्रोग्राम में कई फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चले कि कौन सा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है।
तो दोस्तों अब समझ में आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एडिशन, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो कंक्लूजन निकला कि कर्ली ब्रेसेस हमें बताता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमारा वो फंक्शन है। अब यहाँ पे लिखा है इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर का मतलब है रिटर्न वैल्यू। जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसका करते हुए कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताए कि प्रोग्राम सक्सेसफुली चल पाया या नहीं चल पाया। जैसे आजकल मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, या आप लोग भी ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे। अब हमें कैसे पता चले कि ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल हो गई कि फेलियर? तो हमारा यूपीआई ऐप रिटर्न करता है 0, मीन्स एवरीथिंग इज फाइन। तो एंड्रॉयड फ़ोन में मैसेज आ जाता है कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। कभी कभी मैं पिन नंबर गलत डाल देता हूँ दोस्तों, गलती से, तो उस केस में ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, तो मिलता है क्या, 1। तो कंक्लूजन निकला कि हर ऐप को बताना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि काम सक्सेसफुल हुआ कि फेलियर हुआ। तो सक्सेस के लिए क्या है 0 और फेलियर के लिए क्या है 1। इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को 0 के साथ रन कर रहा हूँ, ठीक है, इसे हमने रन किया। यहाँ पे लिखा रहा है 0। देखो यहाँ पे ब्लू कलर से विंडो दिख रही है हमें, इसे कंपाइल कर लिया जाए और रन किया जाए। यहाँ पे आउटपुट विंडो ब्लू दिख रही है, यानी सब कुछ ओके है। यहाँ मैं रिटर्न 1 कर देता हूँ, यानी फेलियर कर देता हूँ। कंपाइल, अब दोस्तों यहाँ पे लिखा रहा है रिटर्न 1, और देखो यहाँ पे लाल हो गई स्क्रीन, क्योंकि लाल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेलियर को, जबकि पहले क्या था 0। तो 0 मीन्स एवरीथिंग इज फाइन और 1 मीन्स फेलियर। अच्छा, फिर यहाँ एनी लॉजिक, तो जब तक आप बिगनर हो तब तक मैं पूरा प्रोग्राम लिखूंगा, लेकिन एक बार जब आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी तो हम फिर कौन सा हिस्सा लिखेंगे, यहाँ वाला हिस्सा। क्यों? क्योंकि सभी प्रोग्राम में इतना तो होना ही होना है। तो 0 का मतलब है सक्सेस और 1 का मतलब क्या है, फेलियर। तो जैसा कि हम सभी इस प्रेजेंटेशन को देख रहे थे, इसी प्रेजेंटेशन को मैं फिर से अपने दोस्तों के लिए रन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गोरिदम की दोस्तों। लिखा है ये प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होता है, जैसे घर बनाने से पहले उसको हम नक्शा बनवाते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो पहली स्टेप हमेशा लॉजिक सोचना होती है, और एल्गोरिदम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो। इसमें सेट ऑफ लॉजिकल स्टेप्स होती है सीक्वेंस में, कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। जैसे भी मेट्रो के लिए बन रहा है दोस्तों, पिलर्स खड़े हो रहे हैं, तो कोई ना कोई बड़ा आर्किटेक्ट होगा दोस्तों जो पूरी प्लानिंग करता है कि कब क्या होगा, क्योंकि मजदूर या मिस्त्री अपने आप काम नहीं करते। तो आर्किटेक्ट प्लान करते हैं कि कहाँ पे कितना कैसे वर्क करना है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग के भी आर्किटेक्ट होते हैं दोस्तों, वो क्या बनाते हैं, लॉजिक बनाते हैं। इसको हम सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं, जितने भी एल्गोरिथम बनाते हैं वो फाइनाइट स्टेप में खत्म हो जाते हैं, यानी कोई भी एल्गो इनफाइनाइट नहीं होता दोस्तों। जैसे मुझे टीचर ने कहा भाई तुम 2 नंबर को ऐड करने का एल्गोरिथम लिखो, तो पहले मुझे यूजर से पहला नंबर पूछना पड़ेगा ए, फिर दूसरा नंबर पूछना पड़ेगा बी। अब ए भी पता है, बी भी पता है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। फिर हम सी को प्रिंट कर सकते हैं कि सी की वैल्यू क्या आई, और अंत में हमारा लॉजिक क्या हो जाएगा, फिनिश। तो वैसे ही जब मेट्रो का 200 प्लान चल रहा था अपने भोपाल में, तो किसी आर्किटेक्ट ने अपनी प्लानिंग की होगी पेपर में कि भाई हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश के फॉर्म में वो मिस्त्री नहीं समझ पाएगा। तो आर्किटेक्ट तो इंग्लिश को किस में कन्वर्ट किया, फिगर्स में, और मिस्त्री उस फिगर को देख के काम करता है। तो जिस तरह से आर्किटेक्ट फिगर बनाते हैं दोस्तों, ड्राइंग बनाते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग का भी क्या बनता है, फ्लो चार्ट। ये किसी भी लॉजिक का एक पिक्टोरियल फॉर्म है, जिसमें पहले से ही सिंबल फिक्स्ड है, और हमेशा प्रोग्राम डिजाइन की सेकंड स्टेप एल्गोरिदम के बाद फ्लो चार्ट होती है। अब फ्लो चार्ट को समझना हमेशा आसान होता है कंपेयर टू एल्गोरिदम। अब सब होता है कि फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल्स यूज करने हैं। तो पहला सिंबल यूज होता है एलिप्स,
जो स्टार्ट या स्टॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज होता है रोम्बस। जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम डिसीजन मेकिंग के प्रोग्राम्स बनाएंगे। कभी कभी हमें लॉजिक में कुछ इनपुट लेना पड़ता है, कुछ आउटपुट यूज़र को शो करना होता है। तो जब भी यूज़र से इनपुट लेना हो या आउटपुट शो करना हो तो पैलोग्राम। कभी कभी हमें कनेक्ट करना पड़ता है फ्लो चार्ट के डिफरेंट पॉइंट्स को। तो फ्लो चार्ट के डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए वी कैन यूज़ सर्कल। आज हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, तो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए वी कैन यूज़ रेक्टेंगल। अगली स्टेप क्या परफॉर्म करनी है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, एरो, यानी फ्लो चार्ट का डायरेक्शन। अब जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स का लॉजिक देखा जाए तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर हमने इनपुट ए लिया, इनपुट बी लिया। अब यहाँ पे पैलोग्राम क्यों? क्योंकि हमने टीचर ने समझा कि जब भी इनपुट होगा तो क्या यूज़ होगा, पैलोग्राम। तो इनपुट ए हुआ, इनपुट बी। अब यहाँ पे रेक्टेंगल क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन के लिए क्या यूज़ होता है, रेक्टेंगल। हमने प्रिंट करवा दिया सी यानी आउटपुट और फिर स्टॉप। तो दोस्तों समय आ चुका है कि अब हम प्रोग्रामिंग पे फोकस करें। तो अभी जैसा कि मैंने आपको टिपिकल फॉर्मेट दिखाया कि हर बार हम कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। हमारे कई दोस्तों को टर्बो सी में वर्क करने की हैबिट है। टर्बो सी में इंट मेन भी चल जाता है, वॉइड मेन भी चल जाता है, लेकिन जितने भी आधुनिक कंपाइलर्स हैं उनमें केवल इंट मेन चलता है। तो हमेशा आप क्या यूज़ करोगे, इंट मेन यूज़ करोगे। 0 का मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, 1 का मतलब प्रोग्राम फेल हो गया, जैसे कि हमने यूपीआई ऐप की बात की। अब मैं एडिशन का प्रोग्राम सिखा रहा हूँ। अभी 11 तारीख को 2 अच्छी पिक्चर लगने वाली है दोस्तों। तो कभी कभी हम पहले से एडवांस बुकिंग करवा लेते हैं, भाई हमें सीट चाहिए स्टॉकीज में। तो सी लैंग्वेज में एडवांस बुकिंग का कंसेप्ट है कि जो आप यूज़ करना चाहते हो उसे डिक्लेयर करना होगा। जो हम डिक्लेयर करते हैं उसे मेमोरी मिलती है रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम कहते हैं मेमोरी लोकेशन टेबल। तो लिखा हुआ है जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसे मेमोरी मिलती है कहाँ से, मेमोरी लोकेशन टेबल से, जिसमें मेमोरी एड्रेस होती है। हमने 12th क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो यूजुअली एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में होती है। हर वेरिएबल का एक नाम होता है और उसकी एक वैल्यू होती है। सी लैंग्वेज में अगर हम किसी वेरिएबल को वैल्यू डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें गार्बेज डेटा रहता है ना, अननोन वैल्यू रहती है। साथ साथ डेटा टाइप कि उसमें इंटीजर स्टोर करना है, कि फ्लोट स्टोर करना है, कि डबल स्टोर करना है या कैरेक्टर स्टोर करना है। आज के जो मेरा प्रोग्राम है दोस्तों, हमने देखा उसमें 3 वेरिएबल्स थे, ए बी सी। हम लिखा था इनपुट ए, इनपुट बी और सी। तो जो हम यूज़ करें उन्हें वेरिएबल कहा जाता है, आइडेंटिफायर कहा जाता है। लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडमली मैंने उनको नंबर दे दिया 100, 104, 108। अब तो नॉट कंपल्सरी कि वो इसी सीक्वेंस में हो, मान के चल रहा हूँ कि एड्रेसेस थी। तो देखो एड्रेस से वेरिएबल उसकी वैल्यू है और उसका डेटा टाइप है। आज मैं एक इंट पढ़ा रहा हूँ, इंट मीन्स इंटीजर, इंटीजर मीन्स नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5। आगे चल फ्रैक्शनल नंबर्स पर भी काम करेंगे। जब कोई स्टूडेंट पहली बार सी सीखने आता है दोस्तों तो उसे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है स्कैनएफ। इस कारण से हमने स्कैनएफ को फिगर से समझाने की कोशिश की, जिससे कि भविष्य में दोस्तों को कभी दिक्कतें ना हो। भाई हम जानते हैं कि यूज़र इनपुट तो कीबोर्ड से करेगा, तो नए दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना हो तो उसके लिए फंक्शन का नाम क्या है, स्कैनएफ, जो कि डेनिस ने पहले से ही बना रखा है stdio.h में। अगर आप देखें तो अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें लिखा भी था क्या, stdio.h, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और h का मतलब है हेडर फाइल। तो जब भी मेरे दोस्तों को प्रिंटफ यूज़ करना हो या स्कैनएफ यूज़ करना हो तो दोनों के लिए कौन सी लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी, ठीक। तो यूज़र जो है उसने 5 प्रेस किया, कहाँ से, कीबोर्ड से। दोस्तों जो परसेंटेज हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर वैल्यू। तो जब भी सी लैंग्वेज में इंटीजर वैल्यू पे काम करना हो तो %i भी चलता है, %d भी चलता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर लिखा है %e, यहाँ पे एम्परसेंड का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस। तो इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ,
हिंदी में मतलब हुआ कि मैं कंप्यूटर से करूँ कि कंप्यूटर भैया आप यूज़र से कीबोर्ड से लेना एक वैल्यू, यूज़र आपको एक इंटीजर वैल्यू देगा, कृपया करके उस इंटीजर वैल्यू को कहाँ पहुँचा दीजिएगा, जहाँ भी मेमोरी में ए बना हुआ हो। तो मेमोरी में ए कहाँ बना हुआ है, एड्रेस 100 पे, तो यहाँ पे क्या गया 205। बस अब मुझे समझ में आ गया था, मैं स्टूडेंट हूँ दोस्तों, मुझे समझ में आ गया कि इनपुट कैसे लेना है। भाई टीचर ने अगर हमें ए में इनपुट करना सिखा दिया तो बस अब ए की जगह सिंपली क्या कर देंगे बी, तो किस में इनपुट हो जाएगा, बी में। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी हमें किसी वेरिएबल की एड्रेस देखनी हो तो एड्रेस देखने के लिए हमेशा क्या देखते हैं, एम्परसेंड साइन। तो दोस्तों अगर मैं लिखूंगा एम्परसेंड ए तो मुझे ए की एड्रेस मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं केवल ए लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे, 5। तो अकेला ए लिखने से 5 मिलेगा, जबकि एम्परसेंड ए लिखने से क्या मिलेगा, ए की एड्रेस। ऐसे मेरे किसी फ्रेंड ने गलती से लिख दिया था एम्परसेंड सी, तो हमें क्या मिलेगी, सी की एड्रेस, जबकि हमें चाहिए क्या थी, सी की वैल्यू। जैसे मैं बी को इनपुट करूँगा तो 6, तो A5 B6, तो सी कितना, 11। तो मेरे उस दोस्त को वैल्यू प्रिंट करवानी थी, तो टेक्निकली लिखना क्या चाहिए था, सी, लेकिन उसने लिखा क्या था, एम्परसेंड सी। तो उनके आउटपुट में क्या शो रहा था, सी की एड्रेस, जबकि टेक्निकली प्रिंट क्या होना चाहिए था, वैल्यू। अच्छा यहाँ पे एम्परसेंड क्यों, जैसे ई कॉमर्स साइट्स हमारे घर में पार्सल पहुंचाती है, तो उस पार्सल में क्या लिखा होना चाहिए, हमारी एड्रेस। तो वैसे ही कंप्यूटर कीबोर्ड से डेटा भेज रहा है कहाँ, एड्रेस पे, जिस कारण से इनपुट के वक्त एड्रेस चाहिए। अब एक बार किसी दोस्त को ये लाइन समझ में आ गई तो कहीं प्रोग्रामिंग में दिक्कतें नहीं आती हैं। तो चलिए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। 2 नंबर को ऐड करने का, सबसे पहले नीचे लिखा है हैश इंक्लूड std.h, स्टेटेड इनपुट आउटपुट, जिसमें प्रिंटफ इसके में पहले से ही डेटा टीचर ने बना के रखा हुआ है। जैसा कि टीचर ने बताया था कि हम कुछ भी बनाए तो मेन फंक्शन होना ही चाहिए। अब मैं सिस्टम से कराऊँ कि सिस्टम मेरे प्रोग्राम में 3 इंटीजर यूज हो रहा है, और 3 इंटीजर कौन कौन से हैं, ए, बी और सी, जिससे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, और इंट का मतलब है इंटीजर वैल्यू। जैसा कि आज हमने हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल देखा था दोस्तों, वैसे ही हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल में अगर मैं लिख दूँ एंटर ए, तो सिंपल सी बात है कि स्क्रीन पर मैसेज क्या लिखा जाएगा, एंटर ए। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा दोस्त प्रोग्राम को रन करे तो उसे प्यारा सा मैसेज मिले, क्या प्यारा सा मैसेज मिले, एंटर ए। मैं इसी प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ एडिशन नाम से, और आप लोगों को साथ साथ करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों टीचर ने कहा प्रिंट एफ एंटर ए। अब हमें टीचर ने सिखा था कि इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, %d, %m। हम सिस्टम से करेंगे भाई सिस्टम हमें किस में इनपुट लेना है, ए में इनपुट लेना है। तो प्रिंटफ का काम किया मैसेज डिस्प्ले करना, जबकि स्कैनफ का काम किया दोस्तों कीबोर्ड से इनपुट लेना, जैसे मैंने 5 प्रेस किया। अब जिस तरह से टीचर ने ए इनपुट किया सेम वैसे के वैसे हम बी भी इनपुट कर सकते हैं। तो बस इसी लाइन को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया मेरे दोस्तों। तो हम बच्चों को बहुत सारे फिजिक्स के फॉर्मूले आते हैं, बहुत सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले आते हैं, सबका प्रोग्राम बन सकता है। अब हमें क्या परफॉर्म करना है दोस्तों, सी इक्वल टू ए प्लस बी, जैसे मैंने इसको 6 इनपुट किया, यहाँ लिख रहे हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब पहली क्लास में स्टूडेंट से नाराज़ हो जाते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा। दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टेक्निकली हमने आपको भी फिगर समझाया कि एम्परसेंड का मतलब क्या होता है, एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस। तो क्या होता है, ए की एड्रेस और बी की एड्रेस जुड़ जाती है। हमें एड्रेसेस तो ना जोड़नी, हमें क्या जोड़ना है, वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 6, और दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 11। तो इस कारण से प्यारे दोस्तों यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लगाओगे। अच्छा कई स्टूडेंट पूछते हैं सेमीकोलन क्यों, इसे सेमीकोलन कहते हैं दोस्तों, जिससे हम कहते हैं एंड ऑफ स्टेटमेंट। ये सेम वैसे ही दोस्तों जब मैं गांधी जी पे ऐसे लिखा करता था, तो गांधी जी के ऐसे में हर सेंटेंस के डॉट लगता था, गांधी जी बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, डॉट। ठीक,
तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है। तो वैसे ही प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होते हैं और हर स्टेटमेंट की पहचान क्या है, सेमीकोलन। तो मैं सिस्टम से कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट है एक, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट है, ये चौथा स्टेटमेंट है। तो जिस तरह से ग्रामर में सेंटेंसेस होते हैं वैसे ही प्रोग्रामिंग में क्या होता है, स्टेटमेंट्स होता है। अब प्यारे दोस्तों, अब आगे क्या करेंगे, देखिए हम सिस्टम से करेंगे, सिस्टम अब प्रिंट करो क्या, सम इक्वल टू परसेंट डी। जैसा कि आज आपको मैंने बताया था कि परसेंट डी का मतलब है इंटीजर वैल्यू। तो टेक्निकली परसेंट डी प्रिंट के लिए नहीं करें हम सिस्टम से करेंगे जो सी की वैल्यू वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो क्या प्रिंट होगा, कुछ ऐसा प्रिंट होगा। पहले लिखाएगा एंटर ए, फिर लिखाएगा एंटर बी, फिर लिखाएगा सम इक्वल टू 11। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परसेंट डी। तो चलिए ट्राई किया जाए। यहाँ मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ, प्रिंट एफ सम इक्वल टू परसेंट डी कॉमा सी। अब क्योंकि प्रोग्राम तैयार है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम इसे कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि हमें बिल्ड मेनू में जाना है, कहना है कंपाइल। देखिए कंप्यूटर भी मुझसे नाराज़ हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि 11 तारीख को 2 अच्छी पिक्चर लगने वाली हैं, लेकिन सीट पहले बुक करवानी पड़ेगी। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों ने यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज़ किए ए बी सी, लेकिन कंप्यूटर भी को हमने बताई नहीं कि हमें क्या क्या चाहिए, ए बी सी। हाँ, आप में से कई ऐसे दोस्त हैं जिनका 12th क्लास में पाइथन प्रोग्रामिंग था। पाइथन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती, वेरिएबल डिक्लेरेशन की। तो उन पाइथन के दोस्तों को मैं सिखाना चाहता हूँ कि सी लैंग्वेज में जो जो आपने यूज़ किया है उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब इसे कंपाइल किया जाए। अच्छा, मेरे किसी फ्रेंड ने गलती से क्या किया था दोस्तों, मेरे किसी फ्रेंड ने गलती से 2 बार सी लिख दिया था। अब ध्यान से मैसेज पढ़ो क्या लिखा आ रहा है। तो कभी कभी हम बच्चों को मैसेज का मतलब समझ में आना चाहिए। तो मैसेज क्या लिखा है, री डिक्लेरेशन ऑफ एंड सी। सिस्टम कह रहा है भाई भूपेंद्र, तूने तो ऑलरेडी उस मूवी की टिकट बुक करवाई है, तो फिर से क्यों बुक करवा रहा है। जैसे हम बच्चों ने चुटकुला सुना हुआ है, एक आदमी बस में चढ़ा, ड्राइवर ने कहा टिकट दिखाओ, उसने 2 टिकट दिखाई। उसने कहा सर आप तो पैसेंजर एक और में 2 टिकट क्यों लिए हैं। तो उसने कहा अगर एक हो गई तो दूसरी से काम चल जाएगा। तो कंडक्टर ने पूछा ऐसा भी तो हो सकता है दोनों गुम हो जाए। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास भी अवेलेबल है। वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर किया जाता है। मैं जल्दी ही दोस्तों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस। सिस्टम रेडी हो चुका है। जल्दी मैं अपने नए दोस्तों को फ्री करने वाला हूँ। बस थोड़ा सा मेरे दोस्तों को कनेक्टेड रहना पड़ेगा, मैक्सिमम 10 मिनट्स और, फिर आप लोग फ्री हो जाओगे आज की क्लास से। चलिए सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है यहाँ ध्यान दीजिए। तो दोस्तों कर उस केस में क्या कर सकते हैं, बाई चांस मेरे किसी फ्रेंड को लगता है कि 2 वेरिएबल चाहिए, तो बेहतर उस केस में क्या कर दे, एक का नाम कर दे C1 और एक का नाम क्या कर दे C2। जैसे एक हो सकता है भूपेंद्र खिलरानी हो और एक भूपेंद्र शर्मा हो। 2 बार भूपेंद्र नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों बार भूपेंद्र दोगे तो कंप्यूटर का एक ही व्यक्ति है। तो एक बार भूपेंद्र खिलरानी कर दो और एक बार भूपेंद्र शर्मा कर दो। वैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक ही वेरिएबल कितनी बार होना चाहिए, एक ही बार। तो हम बच्चों को करना क्या है, ऐसे हटा देना। अब इसे कंपाइल करते हैं। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। और देखो क्या बन गई दोस्तों, exe फाइल। और वो बनी कहाँ पे है, डी ड्राइव में। अब इसे रन करते हैं प्यारे दोस्तों। मुझसे कह रहा है भाई भूपेंद्र को पहला नंबर देना होगा। तो मैंने कहा भाई 9। दूसरा नंबर मैंने कहा 2। तो सिस्टम कह रहा है कि 9 और 2 कितना होता है दोस्तों, 11। हालांकि 5 और 6 भी 11 था, लेकिन 9 और 2 भी क्या है दोस्तों, 11। अब
तो सब मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि टीचर ने मुझे सिखाया था वेलोसिटी। तो मैं मान लेता था कि ए डिस्प्लेसमेंट है, बी टाइम है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बस मैं यहाँ पे क्या कर देता था? वेलोसिटी। और नाम में क्या रखा है? राम कहो चाहे रहीम करो, है तो दोनों व्यक्ति। तो मेरे बच्चों, आप चाहो तो इसे डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, इसे टाइम कर सकते हो, इसे वेलोसिटी कर सकते हो। यहाँ लिख सकते हो एंटर डी, यहाँ कह सकते हो एंटर टी, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो सकता है? v इक्वल टू डी अपॉन टी। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ किस नाम से दोस्तों? वेलोसिटी नाम से। तो इससे करते करते जब मैं पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहा था तो बहुत सारे प्रोग्राम बना लिए थे मैंने, क्योंकि सबका लॉजिक एकदम सेम चल रहा है। तो ये वेलोसिटी का प्रोग्राम चला के देख लेते हैं। हमने कंपाइल किया दोस्तों, यहाँ पे देखो अभी सी लिखा हुआ है, तो सिस्टम कह रहा है भाई सी ने तो बुकिंग करवाई नहीं है। बुकिंग किसने करवाई हुई है? वी ने। तो यहाँ लिखा है सी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। तो हमें टेक्निकली यहाँ पे सी के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे कंपाइल करते दोस्तों और करते हैं रन। अब सी लैंग्वेज की बड़ी अच्छी खासियत है, हमने कहा 11 और कहा 2। सी लैंग्वेज में जब दो इंटीजर डिवाइड होंगे तो इंटीजर में आंसर आएगा, यानी 5.5 क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा? 5। अगली क्लास में सीखेंगे फ्लोट डेटा टाइप पे वर्क करना। तो फ्लोट डेटा टाइप की विशेषता क्या है? वो आंसर 5.5 देगा, जबकि आज हमें आंसर क्या मिला? केवल 5। अच्छा, फिर टीचर ने कहा भाई भूपेंद्र तुम फोर्स का प्रोग्राम बनाओ, क्योंकि 11th और 12th में न्यूटन्स बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे मैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स ड्यू टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कभी कभी हम बच्चे देखते हैं बड़ी बड़ी लोडिंग ट्रक्स और देखते हैं उसमें 12 पहिए होते हैं, तो सोचते हैं 12 पहिए क्यों? 2 पहियों पे काम क्यों नहीं चलता है? 4 पहियों पे काम क्यों नहीं चलता? तो सबको किस पता है दोस्तों? मास इनटू एक्सेलरेशन यानी फोर्स। जितना ज़्यादा मास होगा दोस्तों, एक्सेलरेट करना पड़ेगा उसको फोर्स देने के लिए, यानी पहिए बढ़ाने पड़ेंगे आपको, जैसे वो फोर्स उस पर अप्लाई हो पाए। तो दोस्तों हमने कर दिया यहाँ पे नाम क्या? FMA, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम बच्चों ने स्कूल में पढ़ा है। हमें पूछना पड़ेगा मास, जो किस में इनपुट किया? M में। हमें पूछना पड़ेगा एक्सेलरेशन, जो किस में इनपुट किया? A में। तो न्यूटन्स कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अप्लाई टू द बॉडी। और यहाँ पे दोस्तों हम वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं? फोर्स। अब यहाँ पे v की जगह क्या रहेगा? f। तो आज हमने एक ऐसा प्रोग्राम कवर किया जिसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझसे मास पूछा गया, मैंने कहा 1 किलो। एक्सेलरेशन पूछा गया, मैंने कहा 10। तो सिस्टम कह रहा है कि आपको कितना फोर्स देना पड़ेगा? 10। अब दोस्तों इस तरह से स्कूल लाइफ में पढ़ा था सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टू केल्विन। तो कहने का मतलब है कि जितने भी फॉर्मूले हम बच्चों को आते हैं वो सब फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कशन करना चाहेंगे पिछले क्लास के कैंपस क्वेश्चंस का। तो पिछले क्लास में हमने वर्क किया था %C पे। %C का मतलब भी कैरेक्टर वैल्यू। मैं स्टूडेंट हूँ दोस्तों, तो मैं इसे खाली स्थान पढ़ता हूँ। 1 2 3 4 5 6 खाली स्थान। तो वैल्यू भी कितनी भेजनी पड़ेगी? 6। तो पहले खाली स्थान पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, 4, 5, 6। अब इसे हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। दोस्तों देखिए कितना अच्छा आउटपुट आ रहा है। 1 पे होता है हंसता हुआ चेहरा काले में, 2 पे होता है हंसता हुआ चेहरा सफ़ेद में, तीसरे पे पान का पत्ता, ये पान का दिल है ये शायद, है ना? अपन जो ताश खेलते दोस्तों, ताश में ये हार्ट है यानी दिल है। 4 नंबर पे क्या है दोस्तों? डायमंड। 5 पे क्या है? क्लब। और 6 पे क्या है? स्पेड। नाउ दिस इज कैंपस क्वेश्चन। जिस दिन मैं कैंपस में बैठूंगा उसमें वैल्यू दे देंगे सिंपली 1 2 3 4 5 6 और पूछेंगे भाई इस पे क्या है? तो 1 पे क्या है दोस्तों? हंसता हुआ चेहरा। दूसरे पे भी क्या है? हंसता हुआ चेहरा। अब कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे कहा सर हमारे कंप्यूटर में तो सही आउटपुट दिख ही नहीं रहा। उसमें कंपाइलर की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारी फ़ॉन्ट की है दोस्तों। कारण क्या है? जो विंडोज़ हम देख रहे हैं विंडो में बनी हुई है,
और हम जानते हैं कि हमारे मॉडर्न सिस्टम में यूनिकोड यूज़ होता है। तो बच्चों, मैंने फ़ोन कौन सी सेट की हुई है? मैंने फ़ोन सेट की हुई है कंसोलास। हो सकता है कि मेरे कुछ प्यारे बच्चों के लैपटॉप में कोड बॉक्स में इनका आंसर सही नहीं आ रहा हो, तो उनको बस यहाँ से क्या करना है, फ़ॉन्ट चेंज करनी है। तो गलती टेक्निकली कंपाइलर की नहीं है, हम जिस विंडो में आउटपुट देख रहे हैं उसमें फ़ॉन्ट सही सिलेक्टेड नहीं है, जिस कारण से कुछ कैरेक्टर्स का हमें आउटपुट नहीं दिख रहा है। अब कुछ फ्रेंड हमारे मोबाइल की ऐप्स यूज़ करें, उसमें भी सही आउटपुट नहीं दिख रहा है, तो उसमें उनकी फिर मोबाइल के सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ना कि सी लैंग्वेज की। अब दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन क्या दिया था, ये दिया था, अच्छा किसी भी लाइन को डिसेबल करने के लिए मैं 2 लाइन लगा सकता हूँ। जब भी हम किसी लाइन में 2 स्लैश लगाते हैं तो वो डिसेबल हो जाती है लाइन। दूसरा क्वेश्चन मैंने बच्चों को दिया था, प्रिंट एफ %c ऑफ 7। बच्चों, 7 बीप साउंड के लिए होता है, तो कोई अक्षर प्रिंट नहीं होगा, बल्कि आपके जो पीसी के स्पीकर से उनसे बीप साउंड आएगा, जो कि अभी मेरे हेडफोन्स में आएगा क्योंकि हेडफोन से कनेक्टेड हूँ मैं। लेकिन जो ऑनलाइन दोस्त हैं मुझे सुन पाएंगे कि बीप साउंड आ रहा है कि नहीं। हमने कंपाइल किया और कहा रन। इससे हम कहते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा, सर कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा। भाई, आउटपुट इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि बीप तो एक साउंड है, साउंड तो साउंड सुना ही देगा, ना कि कुछ कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो 2 तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं प्रिंटेबल कैरेक्टर, दूसरे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। जैसे शिफ्ट की प्रिंटेबल नहीं होती है, एरो कीज प्रिंटेबल नहीं होती हैं, एस्केप प्रिंटेबल नहीं होता है। तो वैसे ही बच्चों 7 प्रिंटेबल नहीं है। 7 से क्या जनरेट होता है, बीप साउंड। जैसे एटीएम मशीन में कभी कभी मैं गलती कर जाता हूँ दोस्तों, तो बीप साउंड आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कौन सा कोड यूज़ किया होता है, 7। अब दोस्तों, मैं इसे भी डिसेबल कर देता हूँ और हम चलते हैं हमारे आज के अंतिम डिस्कशन पे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे दिया था बच्चों को इंटीजर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 010, c इक्वल टू 0x10। बच्चों, यहाँ पे पहली वैल्यू डेसिमल में है, दूसरी वैल्यू ऑक्टल में है और तीसरी वैल्यू हेक्स में है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं मान के चलता हूँ कि सभी बच्चे एटलीस्ट 12th क्लास पास करके आएँ, क्योंकि 12th क्लास में था नंबर सिस्टम्स। हाँ, बाय चांस किसी फ्रेंड ने नंबर सिस्टम हो सकता है ना पढ़ा हो, तो उस केस में वो फिर उनको पढ़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। तो हमने प्रिंट किया था ABC। तो वापस क्यों हम 12th क्लास में चले दोस्तों। तो 12th क्लास में हम चलते हैं कि टीचर ने हमें क्या सिखाया था। तो टीचर ने मुझे सिखाया था दोस्तों कि डेसिमल सिस्टम में डेसिमल 10 ही होता है, क्योंकि %d का मतलब है डेसिमल वैल्यू। डेसिमल मीन्स बेस 10, तो 10 को 10 ही कहते हैं, जैसे 10 रुपये। लेकिन बच्चों, मुझे स्कूल में टीचर ने सिखाया था 12th क्लास में ऑक्टल नंबर के बारे में, कि अगर कोई ऑक्टल नंबर हो तो उसको 8 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 8 का पावर 0 प्लस 8 का पावर 1, इससे से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि 8 का पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 0 कितना, 0, प्लस 8 का पावर 1 यानी 8, 8 इंटू 1 कितना दोस्तों, 8। तो टेक्निकली ये किसके बराबर है, 8 के। तो कंक्लूजन निकला मेरे बच्चों, जो B है वो टेक्निकली क्या प्रिंट होगा, 8, क्योंकि ऑक्टल सिस्टम में किसका पावर चलता है, 8 का पावर। तो 8 का पावर 0, 8 का पावर 1। अब तो हम इसका भी आंसर दे सकते हैं। हेक्स का मतलब होता है 16 का पावर। तो दोस्तों 0 इंटू 16 का पावर 0 प्लस क्या दिया है 1 इंटू 16 का पावर 1 बराबर कितना, 16। तो कंक्लूजन निकला कि हमें इसका आंसर क्या मिलने वाला है, 16। मान लो लॉकडाउन के कारण मैं 12th क्लास अटेंड नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, हम सब बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी काम बन सकता था। कैसे करके दिखा देता हूँ मैं दोस्तों को। यहाँ से हम प्रोग्रामर मोड में आ गए। हमने कहा कंप्यूटर भैया मैं 10 टाइप कर रहा हूँ डेसिमल में। तो सिस्टम कह रहा भाई भूपेंद्र, डेसिमल का 10 डेसिमल में 10 ही रहता है। अब मैंने कहा कंप्यूटर भैया मैं ऑक्टल में टाइप करना चाहता हूँ 10। तो कंप्यूटर भैया कह रहा भाई भूपेंद्र, ऑक्टल का 10 डेसिमल में कितना होगा, 8। इस कारण से मैं कितना शुरू होता है दोस्तों, 8।
अब मैं कंप्यूटर पे से कह रहा हूँ कि कंप्यूटर पे मुझे 16 में टाइप करना है ना, हेक्स में टाइप करना है क्या 10, तो कंप्यूटर भी ये करे कि हेक्स का 10 डेसिमल में कितना होगा 16। तो हो सकता है कि मेरे कई बच्चों ने लॉकडाउन के कारण 12 अटेंड ना किया हो, तो वो चाहे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद भी ले सकते हैं। तो क्यों ना रन करके देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं फिर से इस लाइन को कंपाइल करता हूँ और इसे रन करता हूँ। नाउ सी द मैजिक, सिस्टम करा कि आंसर क्या है 10, 8 और 16। अब मैंने अपने बच्चों को अल्फा बीटा गामा का क्वेश्चन दिया था दोस्तों, वो प्रोग्राम ट्राई किया जाए। जैसे दोस्तों से मैंने कहा था दोस्तों कि 224 पे अल्फा होता है और 225 पे बीटा होता है। चेक करें आता है या नहीं। हमने कंपाइल किया और रन किया। अब देख सकते हैं बीटा दिख रहा है दोस्तों, लेकिन क्या नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। तो कोई इशू नहीं है, कारण क्योंकि जिस टूल का हम यूज़ करें वो यूनिकोड का यूज़ कर रहा है। तो मैंने बच्चों से कहा था कि उस प्रोग्राम को किस में ट्राई करोगे, टर्बो से। और आज मैंने बताया कि आप गूगल सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने नहीं किया था सर्च। अब मेरे किसी फ्रेंड ने कहा सर मैं टर्बो से में काम कैसे करूँ, तो काम करना बड़ा आसान है दोस्तों। फाइल में क्या करना है, सिंपल सी बात न्यू करना है। पहले से ही प्रोग्राम बना तो क्या करना है, ओपन करना है। हालांकि जो बच्चे अपने एंड्रॉइड फ़ोन में यूज़ करते हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, कर्सर से चलता नहीं है। न्यू में गए, अब यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करो दोस्तों। तो हमने कंप्यूटर में से कहा हैश इंक्लूड क्या std.h इंट में यहाँ पे लिखा हमने क्या प्रिंट एफ %c क्या लगा देते हैं। और किस किस को प्रिंट करना है, 224 को, 225 को, 227 कर देता हूँ और 228 कर देता हूँ मैं, रिटर्न 0। अब हमें इसे सेव करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ भी नाम दे दो, अब बच्चों यहाँ पे कंपाइल ऑप्शन दिया हुआ तो कंपाइल कर लो और रन ऑप्शन दिया है। अब यहाँ स्क्रीन रुकती नहीं है, तो जो बच्चे टर्बो सी में काम करना चाहते हैं उनको एक हेडर फाइल और चाहिए conio.h, और यहाँ लगा देंगे हमारे बच्चे गेट सी एच का मतलब गेट ए कैरेक्टर। स्क्रीन को तब तक रोक के रखना जब तक कि हम कुछ कैरेक्टर इनपुट ना करें। तो प्यारे बच्चों देखो कितना इंटरेस्टिंग आउटपुट आ रहा है। 224 पे क्या है अल्फा, 225 पे क्या है, 227 पे क्या है और 228 पे क्या है सबमिशन। तो लास्ट टाइम ने बच्चों को होमवर्क दिया था कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, तो वो किस में चेक की जा सकती थी, टर्बो से।